अद्भुत प्रतिभा के धनी भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मेरे परम मित्र आदरणीय ऋषिकेश कौंडगी जी, हमने उनका परिचय जाना ही कि प्रतिभा को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसका संकल्प ही उसकी प्रतिभा को परिचय दे देता है। और जब मन में एक संकल्प बहुत दृढ़ हो तो कितनी भी कठिनाइयां हों, कितनी भी चुनौतियां हों, संकल्प के सामने वो सब हार जाती हैं और व्यक्ति का संकल्प जीत जाता है। ऐसी हम बहुत बार देखते हैं ना, देश कैसे चलता है, तो देश ऐसे चलता है। जिन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य लिया कि मेरे लिए केवल मेरा धन या मेरा पद यही मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे देश की सेवा करनी है। जब हम कहते हैं ना कोई अधिकारी कैसे बनता है, तो उसके मन में कितना जज्बा होता है देश की सेवा करने के लिए कि पैसे एक तरफ कितने भी बड़ा भंडार रखा हो, लेकिन जब वो देश को चुनता है तो फिर वो ऋषिकेश कौंडगी बनता है। एक सामान्य से घर में, चाहे उनके पिताजी भी महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी के तौर पर रहे, लेकिन फिर भी बालक का अपना संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिता का मार्गदर्शन, माँ का प्यार, माँ का मार्गदर्शन, ये सब तो होता ही है, लेकिन अपना होता है। लेकिन ऐसे अधिकारियों के कारण से देश चलता है जो अपने नॉलेज यानी स्किल और नॉलेज और एटीट्यूड तीनों का संतुलन बनाते हैं और फिर अपना मार्ग तय करते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। हमें इस बात की खुशी है हम सबको कि हम तो साधारण से, सामान्य से, इसको तृणमूल बोलते हैं ना, छोटे से एक बिल्कुल जड़ से चलने वाले लोग, ऐसे उनको भी ऐसे एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इनकी सरलता इस बात में है कि वो नॉर्मली तो पढ़ाने के लिए जाते उन्हीं बच्चों को है। मुझे पता है महाराष्ट्र से या सारे देश से जो बच्चे आईएएस, पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जाते हैं। पर न्यूरोथेरेपी करने वाले भी उन्हें बता रहे थे इनका भविष्य बड़ा अच्छा है तो फ्यूचर तो समझ में आता है। तो उनकी उपस्थिति ही हमारे विषय की गंभीरता को बताती है। हमारा विषय कितना गंभीर है, अपने इस विषय की देश को कितनी बड़ी आवश्यकता है, यह दिखाई देता है। जो प्रतिभावान है उनको बाकी चीजें भी दिखाई देती हैं, इसीलिए उनको अपना यह कार्य भी दिखाई देता है। और कोई भी काम जो बड़ा होता है उसकी शुरुआत तो छोटे से ही होती है। किसी ने कहा ना कि गांव के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक व्यक्ति बाहर से आया और उन बच्चों जो खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको उसने पूछा कि क्या उन्हें कुछ जानना था। तो उनको लगा ये तो छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे गांव के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ है। अब गांव के जो बच्चे थे वो इतनी बात सुनकर हंसने लगे और उस बड़े वृद्ध उसको लगा, बोले मैंने तो क्या बोला। वो फिर से वो पूछता है कि भाई क्या तुम्हारे गांव में कोई बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ है। तो बच्चे फिर हंसने लगे, बोले ये क्या पूछा। फिर उसने ऐसे ही पूछ लिया, बेटा मैंने क्या बोला, तुम क्यों हंस रहे हो। बोले सर, बड़े बड़े आदमी तो आपके गांव में पैदा होते होंगे, हमारे गांव में तो छोटे बच्चे ही पैदा होते हैं समझ में आ गया। तो बड़ा व्यक्ति बनने के लिए भी छोटा ही पैदा होता है। और अपना यह विज्ञान किस प्रकार की गंभीरता को रखता है, किस प्रकार भारत ही नहीं दुनिया के लिए एक आशा की किरण बनकर खड़ा हो रहा है, इसका एक छोटा परिचय मैं यहाँ भी कराऊंगा, यहाँ इसको बताऊंगा। और वह क्योंकि हमारे जो मित्र हैं उनको भी ये बात ध्यान में आती है और समझ में आती है, और उनके खुद भी कई मित्र ऐसे हैं जो हम सब आपस में परिचय जानते हैं, जो ये जानते हैं कि इस विज्ञान की देश को कितनी बड़ी आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा यहाँ एक
वो दूंगा कि भारत की जिस चीज पर हम काम कर रहे हैं, आखिर कैसे हम भारत के लिए आरोग्य और आजीविका के लिए एक बड़ा कारण बन सकते हैं, और भारत के टोटल बजट जो हम कहते हैं ना, दुनिया भारत का पैसा विदेशों में जाता है, हम कैसे उस विदेश को जाने वाले भारत के अनावश्यक पैसे पर काम कर सकते हैं। और एक वो पक्ष है। दूसरा, हम कैसे एक कॉमन मैन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम शरीर को संतुलित करके डिस ईज को ईज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिसऑर्डर को ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका आधार है डिसबैलेंस को हम बैलेंस कर देते हैं। तो यह अर्धनारीश्वर चिकित्सा किस प्रकार अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा असेट के रूप में तैयार हुई है, और जो अपना परिणाम भी दे रही है। तो हमें इस बात का ज्ञान सदैव रहना चाहिए कि वही जो मैंने उनके बारे में बताया ना, उनको ध्यान था कि मुझे वो काम करना है। जब लक्ष्य सामने हो तो भटकाव नहीं होता। बहुत सारी चकाचौंध भी दाएं आती है, लेकिन भटकाव नहीं होता। लक्ष्य सामने होने पर कितनी भी कठिनाई आए, भटकाव नहीं होता। जब लक्ष्य हट जाता है तभी भटकाव होता है। तो हमारे ध्यान में क्लियर होना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं वो उससे 2 पैसा तो हमको मिल ही जाएगा, हमारा घर तो चल ही जाएगा, वो तो कुछ भी कर लो तो चल जाएगा। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उससे देश को कितना बड़ा फायदा होगा, और कॉमन मैन की जिंदगी में हमारे कारण से कितना बड़ा एक गजब आरोग्य का एक आधार खड़ा होगा, उसका एक छोटा आंकड़ा मैंने यहां देखा। हमारे जो भारत का स्वास्थ्य बजट है, उस बजट का एक बड़ा हिस्सा बाहर से आने वाली दवाइयां और मशीन पर खर्च होता है। स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा। और वो किन चीजों में जाता है, तो उसमें कॉमन प्रॉब्लम्स, मेजर में नहीं बात कर रहा, जैसे कैंसर है, टीबी है, या और बड़ी बीमारियां, एक्सीडेंट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूं। घुटना के रिप्लेसमेंट है, कमर की सर्जरी है ना, हार्ट की छोटी प्रॉब्लम्स हो गई, यानी डेली फटीग है, थकान है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सब के लिए जो औषधियां और वो हैं, वो अधिक मात्रा में, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है ना, इन सब पर एक बड़ा बोझ हमारे देश पर बाहर से दवा और मशीनों के आयात में लगता है। एक पक्ष ये है। दूसरी बात, एक जो व्यक्ति कोई भी काम करता है और कहीं कमर में, गर्दन में, कंधे में दर्द हो, माइग्रेन हो रहा हो, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में अंतर आता है। तो एक तरफ हम प्रिवेंशन पर काम कर रहे हैं, कैसे हम व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें, माइग्रेन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कम हो जाए, इससे क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाए। दूसरा, जो छोटी छोटी चीजों में लोगों का पैसा खर्च होता है वो बच जाए, और गांव में रहने वाला व्यक्ति जो गांव में रहता है, उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, वो अधिक ऑपरेशन और बाकी चीजों के लिए नहीं जा पाता, वो बीमार होकर वहीं तड़पता है, वो इसको इलाज करा के अपने गांव के अंदर ही अपने को ठीक और स्वस्थ रह सके। इसलिए गांव गांव में इसके लोग खड़े हों, ये हमारा जाता है। मैंने यहां पर एक दिखाया है कि जो 94 पर यानी 94,000 करोड़, शायद आपके ध्यान में ज्यादा होगा, हम विदेशों से मशीन और दवाओं को परचेज करने में मंगाते हैं। यानी मोर देन 80% बजट हमारा बाहर से दवाई और मशीन लाने में काम करता है। अभी तक भारत में मशीन कम बनती थी, हम बाहर की इंपोर्टेड ही मंगाते हैं। अपना ये कहना नहीं है कि मशीन नहीं मंगानी चाहिए, जरूर मंगानी चाहिए, लेकिन अगर मशीन के उपयोग की आवश्यकता कम पड़े तो हम बहुत बड़ा बजट पर प्रभाव डाल सकते हैं, है ना। तो ये इसी के लिए, और इनमें जो मेजर चीजें हैं, उन मेजर चीजों में अपना यह काम करता है, चिकित्सा काम करती है, जिसके अंदर अब ये कैसे काम करती है, इसको मैं यहां बजट के बारे में ये देखते हैं। भारत की जनसंख्या का ये जो अभी आंकड़ा है, ये अलग अलग साइट से लिया है मैंने। रूरल डेवलपमेंट के 91 to 92 करोड़, यानी 62% ये रूरल में खर्च होता है, और 37% समथिंग ये शहरी एरिया में खर्च होता है। इतना भारत का बजट जाता है स्वास्थ्य का, उतना जाता है। हॉस्पिटल्स
शहर और गांव में अगर देखें तो बड़ी तादाद में होने के बाद भी आज भी बहुत कम है। और कॉमन मैन पर उसका एक बड़ा खर्चा आता है। अभी 1,00,000 करोड़ रुपए 2627 का ऐसा बजट जो साइट से प्राप्त हुआ वो उसने बताया। ये कुछ बजट तो ऐसा है जो सरकार सरकारी तंत्र में करती है, लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसा बजट है जो कहीं उसमें नहीं आता, यानी बजट में नहीं आता। ऐसा खर्चा है जैसे प्राइवेट, ज्यादातर लोग हॉस्पिटल्स के अलावा ज्यादातर लोग प्राइवेट स्कैन कराएंगे, पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, रेडियोलॉजिकल कराएंगे, स्कैन वगैरह होंगे, ये सब प्राइवेट में आता है। यानी जितने टेस्ट बाहर लिख देते हैं ना, अलग अलग जो लेबोरेटरी है जहां चेक करते हैं, तो एक वहां पर एक बड़ा खर्चा था जो सरकार के बजट में नहीं आता। दूसरा औषधियों के स्टॉक पर आता है। कुछ तो सरकार दवाई खरीदती है, कुछ इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बड़ी संख्या में दवाइयां खरीदते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर प्राइवेट डॉक्टर्स की और बाकी सारी फीस, ये भी एक पार्ट रहता है। और व्यक्ति बीमार होता है तो उसके रिकवरी पर भी एक बड़ा खर्चा ऐसा जाता है। तो जितना बजट सरकार का स्वास्थ्य बजट है उससे थोड़ा बहुत कम बजट ऐसा है जो सरकारी उसमें नहीं आता पर खर्चा होता है। जब देश पेट्रोल बचाने की सोचता हो, जब देश भारत की मुद्रा को स्ट्रांग करने की सोचता हो, जब देश के प्रधानमंत्री विदेश की यात्राओं पर ये कहते हो कि भाई इस समय पर हमें यात्रा में नहीं जाना चाहिए, कम से कम जाइए, बहुत आवश्यक है तभी आप विदेश यात्रा पर जाइए, इस समय हमें अपने मुद्रा भंडार को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो एक छोटा योगदान इस एरिया में हम दे सकते हैं। हम दे सकते हैं। और क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हमारा जो खर्चा है ना, अपना जो खर्चा है वो बहुत कम है, बहुत कम है। हमारा स्टार्टअप 0 बजट है, कहीं कुछ बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, 0 बजट स्टार्टअप है। डिसबैलेंस और बैलेंस को ठीक करने का परिणाम अपना बहुत अच्छा है। बड़ी अच्छी संख्या में, हम 100% तो नहीं ठीक करते, लेकिन 70% लोगों को उनको रिकवर कर लेते हैं, 70% को। और हम सब जानते हैं अपने में भी कि कितनी सारी ऐसी चीजें जो कहीं ठीक नहीं हो पा रही थी लेकिन अपने पास आई तो ठीक हो गई। सीखते सीखते भी कर सकते हैं। फिर ज्यादा हाई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं कि बड़ा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं इसके अंदर। स्त्री और पुरुष दोनों की एज का भी बड़ा फैक्टर नहीं कि भाई 30 साल के अंदर का होगा वही सीखेगा, तो 40-50 साल का व्यक्ति भी सीख सकता है और कर सकता है, बड़ा आराम से कर सकता है। और कॉमन मैन की, गांव की 60-70% समस्या को गांव में ही सॉल्व करने की वो व्यक्ति ताकत रखता है, क्योंकि ढांचे का डिसबैलेंस और केमिकल्स का डिसबैलेंस ये दोनों ही एक। अभी कॉर्पोरेट जगत की बड़ी आवश्यकता है। क्यों? कंप्यूटर पे काम करने के कारण से गर्दन और कंधे में तकलीफ होती है, कमर में तकलीफ हो जाती है, बैठे बैठे सिटिंग के कारण से होती ही है। वर्क प्रेशर इतना होता है कि उसके कारण से एंजाइटी आ ही जाती है, कॉर्पोरेट में बहुत कॉमन है। जब एंजाइटी होगी, वर्क प्रेशर होगा, तो ऐसे में फोकस काम पर नहीं जाएगा, और काम पर फोकस अगर नहीं जाएगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में टैबलेट खाकर लोग गुजारा करते हैं, जिसके कारण से गैस, एसिडिटी और बहुत सारी तकलीफ भी आती है कॉर्पोरेट जगत की। केवल कंधा, पेल्विक, नाभि, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने से बड़ी संख्या में लोग इससे ठीक हो जाते हैं। तो कॉर्पोरेट जगत की, खिलाड़ी की आवश्यकता है, खेल जगत की आवश्यकता है, क्योंकि डिसबैलेंस होने के कारण से दोनों खिलाड़ी तो समान ताकत वाले हैं, समान कैपेसिटी वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका अंतर होने पर ही जो थोड़ा डिसबैलेंस था वही हार गया, जो बैलेंस था वो जीत गया। पहले से देखो, चेक करो बैलेंस है कि नहीं है, वो जीत जाएगा। तो खेल जगत की आवश्यकता है, कॉर्पोरेट जगत की आवश्यकता है, जो भी वर्किंग फैकल्टी है सरकार की, जिसको हम सरकारी या प्राइवेट जगत में काम करने वाले लोग बोलते हैं, उनके लिए भी आवश्यकता है। क्योंकि वर्क प्रेशर, नॉर्मल लोग चेक ही नहीं करते कि उनके पैर समान है कि नहीं है, दोनों हाथ समान है कि नहीं है,
कंधे समाने के नहीं है। गाड़ी का डिसबैलेंस सब होता है, थोड़ा भी व्हील इम्बैलेंस हो जाए तो गाड़ी किस तरह से पेट्रोल खाने लगती है, ड्राइवर का हाथ थकाती है, डिवाइडर से टकराने के लिए जाती है, इंजन पर वजन पड़ता है। थोड़ा बैलेंस करते ही वो गाड़ी स्मूथ चलने लगती है और उसकी एवरेज भी ठीक हो जाती है, खर्चा भी कम नहीं होता, टायर भी नहीं खाती। ऐसे कॉमन मैन को हम केवल रोगी नहीं, निरोगी के लिए भी ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो एक डिफरेंट प्रकार का स्कोप लेकर के यहाँ पर आई है। और हमें अच्छी बात यह है कि भारत सरकार का कौशल विकास मंत्रालय, उसकी अप्रूवमेंट मिलना हमको, और आप तो विश्वविद्यालय के छात्र हैं ही, तो इसीलिए विश्वविद्यालय का अंग बनना, ये दोनों ही इस बात को बताती हैं कि हम अपने देश के अंदर, अपने देश की इकोनॉमी में, अपने देश के आरोग्य में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और कर सकते नहीं है, करना है, करना है। वो माँ जो एक कदम नहीं चल पा रही, आप जब उसका घुटना ठीक करते हो तो वो कितनी ब्लेसिंग देती है। जिसने हार गई कि मैं अब तो चल ही नहीं सकती, हार गई। वो एक सेना का अधिकारी जो दर्द के कारण से अब रिटायरमेंट लेने का मन सोच रहा है, आपने उसका अलाइनमेंट किया और ठीक कर दिया तो वो फिर अपनी आगे काम पर आ जाता। तो यह विज्ञान एक बात है भारत की और दुनिया की आवश्यकता नंबर 1। नंबर 2 वैदिक विज्ञान है। आज भारत सरकार भारत के प्राचीन ज्ञान पर गर्व करती है और उसको आगे बढ़ाने का सोचती है, प्राचीन ज्ञान को। तो पहली है योग विद्या, जो शरीर के ढांचे और रसायन को संतुलित करती है। दूसरी विद्या है अर्धनारीश्वर विद्या, ये शरीर के ढांचे रसायन को संतुलित करती है। योग विद्या में प्राणों का उपयोग है, मंत्र का उपयोग है। इस विद्या के अंदर केवल एक स्वयं व्यक्ति ठीक कर सकता है या कोई दूसरा भी ठीक कर सकता है। तो दोनों प्रकार से लोगों को, इन दोनों में कोई साधन की आवश्यकता नहीं, किसी मशीन की आवश्यकता नहीं, और कभी भी और कहीं भी ये परिणाम दे सकती है। इसलिए अपना एक यूनिक विज्ञान है। भारत की इकोनॉमी में, भारत के लोगों के आरोग्य में एक बड़ा रोल अपना प्ले कर सकता है। ऐसा एक अनुपम जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, यह अभी तक भाई साहब टोटल जो अपने लोग प्रशिक्षित हुए हैं विश्वविद्यालय के, तो ये हैं ही, वो तो अभी तो 3rd ईयर चल रहा है थोड़ा शुरुआत चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर 10,000 के आसपास लोग अभी सीखे हैं। भारत के 328 जिलों में सीख करके कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं। दुनिया के 19 देशों में भी सीख करके कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया चल रही है। आप सबकी ब्लेसिंग से ये और अच्छी होती चली जाएगी और हमें बहुत खुशी होगी कि हम उस समय पैदा हुए जब एक विज्ञान 7वीं चिकित्सा के रूप में देश में उभर रहा है और हम उसका एक छोटा अंग बने हैं। ये हमारे सौभाग्य का विषय होगा। तो मैं और अधिक नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे तो अपनी क्लास चलेगी। आदरणीय ऋषिकेश जी का उद्बोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त